हाय। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे बीपीएससी 107 यूनिट नंबर 1 कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ये है कि हमें स्टडी करना है अलग 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 देशों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अलग अलग देशों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझते हुए हम अलग अलग देशों के एडमिनिस्ट्रेशन को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसमें क्या अच्छाई है, क्या लिमिटेशन है, वो सभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेनली ये चैप्टर है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम सबसे पहले इवैल्यूएशन पढ़ेंगे इसका। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ है। ठीक है, उसके बाद मीनिंग नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस, तो ये सभी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। देखिए, दिस यूनिट डिस्कस द इवैल्यूएशन मीनिंग नेचर स्कोप सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Beside comparative public administration contributing to the science of administration by the studying administrative system in cross institutional, intranational, cross national, intraculture, cross culture and cross temporal studies has been also explained। तो ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए शुरू करते हैं। Evolution of comparative public administration. Comparison of various political system has been a key concern of the political thinker since the time of the Aristotle। तो एरिस्टोट के टाइम से ही जो पॉलिटिकल थिंकर थे उनका मेन कंसर्न होता था कि हमें कंपेयर करना है, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को हमें कंपेयर करना है। इन इन कंटेम्प्रोरी टाइम, आज के समय में there have been published a good number of studies, ठीक है, on the comparative constitutions and government। तो आज के समय में भी हमें ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस मिलते जिन्होंने स्टडी किया है किसके ऊपर, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर एज वेल एज दी कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स के ऊपर। अलग अलग देश की संविधान और अलग अलग देश के गवर्नमेंट, इनके ऊपर स्टडी किया है। आज के समय में ऐसे हमें बहुत से पब्लिकेशंस मिलते हैं। हावेवर comparison of administrative system has been undertaken only rarely by scholar। लेकिन जो स्कॉलर ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कंपैरिजन है वो बहुत कम किया है। ठीक है, when political system has compared there is a obvious reference to their respective administrative system that function within them। ओके, तो जब भी कोई भी थिंकर अगर पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करता है तो उनको डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी रेफर करना होता है। बट सच स्टडीज आर ओनली स्ट्रेची। ओके, तो लेकिन ऐसी स्टडी बहुत कम की गई है। ट्रेडिशनल जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज है वे आर कन्फाइंड टू अ बिग पावर सच एज यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड सोवियत यूनियन एंड इटली। तो जो बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी हुई है, ट्रेडिशनल मतलब जो पहले हुई है, वो मेनली जो बड़े बड़े पावर है उन्हीं देशों की स्टडी की गई है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत यूनियन एंड इटली। दिस वाज लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस है इन द ट्रेडिशनल स्टडी, क्योंकि इन्होंने कुछ ही बड़े देशों की स्टडी की है बस। सो बिसाइड द ट्रेडिशनल एनालिसिस फोकस मेनली ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो जो ट्रेडिशनल स्टडी है उन्होंने सिर्फ एनालाइज किया है सिर्फ जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस है। ओके, जो भी गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूशन से मेनली उन्हीं की स्टडी किया है, उन्हीं के ऊपर फोकस किया है विथ अ निग्लिजिबल एम्फेसाइज ऑन द बिहेवियर और डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। तो गवर्नमेंट सिस्टम का जो बिहेवियर और जो डायनामिक एस्पेक्ट है उसको निग्लिजिबल किया है, उसको निग्लेक्ट किया है मेनली। So beside most studies were descriptive in nature and not analytical or explanatory or problem oriented। तो जो स्टडी है, ट्रेडिशनल स्टडी है, वो क्या है, मोस्टली वे आर डिस्क्रिप्टिव नेचर है एंड नॉट एनालिटिकल है और एक्सप्लेनेटरी और प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सो moreover these studies did not take into account the interaction between the government system and their environment। तो ये जो स्टडी है, ट्रेडिशनल स्टडी, ये गवर्नमेंट सिस्टम और देयर इन्वायरमेंट के बीच में कोई स्टडी नहीं है। ठीक है, मतलब इनकी स्टडी नहीं की गई है। फ्रेडरिक कॉल दिस
स्टडीज द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज रैदर दैन द कंपेरेटिव गवर्नमेंट। तो इन्होंने इस स्टडी को, ये ट्रेडिशनल स्टडी को क्या कहा है, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज रैदर दैन द कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स। It should be appreciated that before the Second World War, okay, there were hardly any developing nations of the contemporary time, क्योंकि उस समय मैक्सिमम जो देश थे वो क्या थे, कॉलोनीज थे जो वेस्टर्न पावर्स की, एंड हेंस देयर वेर हार्डली एनी इंटरेस्ट इन स्टडिंग देयर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत कम डेवलपिंग नेशन थे क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्रीज थी आज के समय में, जो कंट्रीज है वो किसी ना किसी यूरोपियन पावर की क्या थी, वेस्टर्न पावर की कॉलोनीज थी। तो इंटरेस्ट इन द कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव वाज ओनली मार्जिनल इन द प्री जो सेकंड वर्ल्ड वार टाइम था उस समय। ठीक है, बहुत कम स्टडी की गई थी। तो एट देयर वेर अ फ्यू इंटरेस्टिंग एक्सेप्शनल्स। ओके, तो थॉमस वुडरो, यहाँ से अभी मेन इवोल्यूशन शुरू होता है। ओके, सो थॉमस वुडरो विल्सन इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन हिज सेमिनार आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो थॉमस वुडरो विल्सन जिनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, मेनली बिकॉज ऑफ देयर आर्टिकल दैट इज द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिश द पॉलिटिकल साइंस quarterly in the year 1887 and suggested that USA should learn from the USA will learn from the pattern of European administrative system without borrowing from their centralized monarchical political system। तो जो थॉमस वुडरो विल्सन थे उन्होंने कहा कि यूएसए को जो है, जो यूरोपियन पैटर्न है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, किसका, इनका यूरोपियन का, वो यूएसए को उनसे सीखना चाहिए। ओके, मतलब यूरोपियन पैटर्न को सीखना चाहिए मेनली। सो हियर इज स्टार्ट द कंपैरेटिव स्टडी। सो दिस वाज अ क्लियर कंपैरेटिव ओरिएंटेशन। सो इवन एल डी वाइट हु पब्लिश द फर्स्ट बुक, okay, first textbook in public administration, introduced to study of public administration in the year 1926. This was the second step of evaluation, okay, of the comparative public administration. So was interested in constructing the principles of administration that would provide guidelines, okay, that would provide guidelines of action in the public administration of Russia, Great Britain, Iraq and the United States। तो इन्होंने कहा, इन्होंने जो बुक लिखा, जो किताब लिखा, उसके द्वारा इन्होंने ये कहा कि ये जो देशों में क्या होना चाहिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो उसमें कुछ ना कुछ चेंज, मतलब इसमें कुछ बदलाव लेके आना चाहिए, इस तरह के गाइडलाइन उन्होंने प्रोवाइड की। ठीक है, किसने, एल डी वाइट ने, ऑन रिलेटेड टू दिस कंट्रीज। Such a broad interest in traditional comparative public administration motivate the later advanced study and orientation। तो ये जो दो स्टडी की गई, एक थॉमस वुडरो विल्सन द्वारा जो एक चिंगारी की तरह एक लगाई गई इसके लिए, टू स्टडी द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेकंड इज द एल डी वाइट। तो ये जो है, ये जो एडवांस में अभी हम पढ़ाई करेंगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, इसका जो इनिशिएटिव है मेनली इन दो चीज़ों से हुआ है। ओके, इन दो स्कॉलर से हुआ है। सो लेट अस लुक एट द फैक्टर दैट हेल्प इन इवैल्यूएशन ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स, ओके, जो हेल्प किए गए, ओके, फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द कंटेम्प्रोरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला जो है नंबर 1, दैट इज एक्सपीरियंस, ओके, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार के समय जो एक्सपीरियंस मिला है उसके तौर पे अब देखते क्या एक्सपीरियंस मिला, किन को एक्सपीरियंस मिला। ठीक है, सेवरल स्कॉलर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, बहुत सारे स्कॉलर वेस्टर्न कंट्रीज के, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन in certain non-western nation during the war। okay, so their experience provide an important insight that there were noticeable difference among the western and non-western nation in the sphere of their administrative structure and behavior। ठीक है, तो जो बहुत सारे स्कॉलर थे वेस्टर्न कंट्रीज के, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट के, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई वाइल ऑन दी सेकंड वर्ल्ड वार कि जाके अलग अलग देशों में जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ जाके, ठीक है, वहाँ जाके ये स्टडी किए मेनली कि वहाँ के देश का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से। सो दिस डिफरेंस वेयर प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी
in the socio culture and economic context of both type of nation. तो ये जो अलग अलग टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन इनको देखने को मिला, दैट इज बिकॉज ऑफ द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक कंटेस्ट. ओके, सोशल कल्चर डिफरेंस होने के वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन में इनको जो डिफरेंस दिखाई देखने को मिला. द फिलीपींस एंड जापान विच वेयर ऑक्युपाइड बाय द यूएसए फॉर अ फ्यू ईयर ऑफर इमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ सच डाइवर्सिटी. ओके, तो ये जो दो देश है इनसे भी इनको काफ़ी सीखने को मिला. दिस आर द मोस्ट डाइवर्ट, ओके, डाइवर्स कंट्रीज देन द मीन्स एज कम्पेयर टू द यूएसए. ओके, सो ये था फर्स्ट फैक्टर. अभी हम बात करेंगे सेकंड फैक्टर. दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर. ओके, देन दिस इज सेकंड फैक्टर, इंटरनेशनल टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम. With the creation of the United Nations in the year 1945, there was a substantial emphasis on providing financial and technical assistance to non-Western countries, okay, that were generally economically poor. तो जब यूनाइटेड नेशन बनाया गया आफ्टर कंप्लीशन, ओके, ऑफ द वर्ल्ड वार इन द ईयर 1945, उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन बनाया गया और यूनाइटेड नेशन ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि हमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को. ठीक है, और सॉरी, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ को जो कि मेनली इकोनॉमिकली पुअर है. तो बिसाइड देयर वाज अ मार्शल प्लान ऑफ यूएस, ओके, डिजाइन टू प्रोवाइड सच असिस्टेंस टू यूरोपियन कंट्रीज. सेवरल स्कॉलर ऑफ द यूएस वेयर एंगेज इन वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस. तो ऐसे बहुत सारे यूएस के जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में लग गए. दे ऑल्सो गेव रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ सर्टन नेशन इंक्लूडिंग इंडिया. तो ये जो अलग अलग जो स्कॉलर लगे थे उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो इंटरेस्ट एंड इंसाइट इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज दस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड गिव इम्पेटस, ओके, इम्पेटस टू दी कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज. तो इससे क्या हो गया, मेनली एक कंपेरेटिव स्टडी की गई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कि किस तरह से हमारे देश में एक अच्छा मीन्स द डेवलप नेशन. ठीक है, मेनली स्कॉलर कहाँ से आए थे, यूएस से आए थे एंड यूएस वाज द डेवलप्ड नेशन दैट टाइम ऑल्सो एंड नाउ ऑल्सो. सो उनको लगा कि इस टाइप की सिस्टम इन सभी डेवलपिंग नेशन में भी होनी चाहिए. देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, दिस वाज अनदर फैक्टर्स. So almost all developing nations conducted studies on desirable area of administrative reform with the help of indigenous and foreign scholar. ठीक है, तो अपने देश के और फॉरेन के स्कॉलर के साथ अपने देश में जो डेवलपिंग नेशन है उन्होंने स्टडी करना शुरू किया ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. दिस क्रिएटेड इनॉर्मस इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम of number of countries. ठीक है, so in the preparation of recommendation on administrative reform, administrator and scholar of developing countries examine and borrow from administrative practice of developed nation. Okay, so this lead to the cross culture and cross national analysis of administrative system. तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात हो रही थी तब जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया वो बाद में जब रिकमेंडेशन दे रहे थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो उन्होंने मैक्सिमम जो चीज़ें हैं और डेवलप नेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से लिया. ओके, देन फोर्थ इज द इमर्जेंट डेवलपिंग नेशन with the decline and fall of the colonization after the Second World War. Okay, many countries become independent in the continent of Asia and Africa. These countries face acute problem of socio-economic transformation क्योंकि just वो क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे. सो एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम इन द सिस्टमैटिक मैनर रिक्वायर द स्ट्रेथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ओके, इन द स्पीयर ऑफ पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है, तो अगर हमें अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, अगर इकोनॉमिक सिस्टम अगर अच्छी बनाना है तो मेनली क्या हुआ, एशिया एंड अफ्रीका के देश में जस्ट वो लोग कॉलोनियल से कॉलोनाइजेशन वहाँ से जस्ट ख़त्म हो गया था तो उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी. मेनली दे वांट टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक सिस्टम एंड फॉर दैट एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है जिसमें पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ये सभी स्ट्रांग कब होंगे, जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रांग होगी उस देश की. सो सेवरल यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट फाउंडेशन सच एज फोर्ड फाउंडेशन joined the effort, okay, intended to render technical assistance, guidance and training to the administrative system
ऑफ द डेवलपिंग नेशन। ओके, सो ये एक फाउंडेशन है जिन्होंने हेल्प किया। ओके, so a good number of civil servant of such nation went to study and obtain training, okay, in several developed nation। तो ये जो इस इन देशों के, ओके, मतलब इन कंटीजेंट के, इस कंटिनेंट के अलग अलग देश के जो सिविल सर्वेंट है वो डेवलप नेशन में गए और स्टडी किए अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। सो लाइकवाइज मेनी फॉरेन एक्सपर्ट विजिटेड डेवलपिंग नेशन एंड वर्क and advise, okay, advisors in administrative reform and human resource development। This interaction lead to remarkable interest and study in comparative public administration। तो जिस तरह से डेवलपिंग नेशन के सिविल सर्वेंट गए, वैसे जो एक्सपर्ट थे डेवलप नेशन के वो डेवलपिंग नेशन में आए और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया, ओके, टू द डेवलपिंग नेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सो this is the fifth factor, okay, in the evaluation of the comparative public administration, that is the comparative politics movement। So after the second world war, the comparative politics movement gained popularly and accepted in the US and several other countries। A few scholars while studying this political system of different nations also examine and analyze their administrative system। Okay, so they had to do so because the administrative system is considered as a subsystem of the political system। So, scholar took interest in comparative politics as well as the comparative public administration, including the Leonard Binder, Joseph La Lombala, then Alfred Diamond, then Fred Rigg, Edward Wedner एंड फेरी हैरी। तो इन सभी स्कॉलर ने काफ़ी हेल्प किया। ओके, सो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट बारो फ्रॉम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स मूवमेंट, ओके, सेवरल कॉन्सेप्ट मेथोडोलॉजी एंड मॉडल थेरीज। तो इस तरह से अलग अलग मूवमेंट के थ्रू भी एक इवोल्यूशन हो गया टू स्टडी द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Then behavior movement, very very important, the behavior movement encourage a series of studies on administrative behaviors in ecological setting, okay, ecological setting, thus strengthening the comparative public administration lifetime, very very important। Okay, so then seventh factor, okay, that will help in evaluation of the comparative administrative system, that is the comparative administrative group। So in 1963 a comparative public administration group, also called CAG, was set up, okay, as a committee of the American Society on Public Administration। It was founded in 1963 to 1970 by the Ford Foundation। Fred W. Rigg was the chairman of this group from the inception till end of 1970। तो ये जो फाउंडेशन बनाए गए कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, ओके, द्वारा ये जो कमिटी बनाई गई मेनली, that is American Society for Public Administration। It was founded in 1963 and it worked till 1970। इसके जो चेयरमैन थे वो थे फ्रेड डब्ल्यू रिग। सो दिस comparative public administration group conducted series of seminar on comparative administrative system। इन्होंने बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट किए फोकसिंग ऑन द थेरेटिकल एज वेल एज द अप्लाइड परस्पेक्टिव। इट पब्लिश मोर देन 100 monographs and brought out several edited anthropologies on various theme। तो इन्होंने एक स्टडी करते हुए काफ़ी चीज़ें थ्रू पब्लिकेशन इन्होंने प्रोमोट किया। ओके, how one means why the comparative public administration is important। So the group also sponsored many research studies in countries of Asia, Europe, Latin America, Africa। इन सभी देशों, इन सभी कंटिनेंट में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। So beside it was instrumental in publishing a quarterly journal of comparative administration through, okay, publishers। The journal was later renamed as Administrative and Society, so which still continue to be published। Okay, so among the scholars who were pioneer in the comparative public administration movement were Ralph Brabanti, okay, Milton Ishman, Ferry Headley, John Montgomery, Fred Rigg, विलियम स्लिप एंड ड्विट वाल्डो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, ठीक है, जिन्होंने मेनली कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट चलाए। तो हाउएवर विद द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द असिस्टेंस बाय द, क्योंकि 1970 के बाद ये खत्म हो गया, सो फाउंडेशन द कैग वाज वीकेंड एंड इवेंचुअली डिसबैंडेड लेटर इन 1973 with the effort of the Fred Rigg,
other scholar, a section on international comparative administration was set up. Okay, so as a section of the American Society of Public Administration, which continued to promote study and teaching and research in comparative public administration. So this institution is comprised of practitioners and academics who were involved in or have interest in international and overseas public administration. So it was done a commendable job in keeping an interest in the comparative administrative studies alive and vital. Okay, so this was the only institute that will continue study of the comparative public administration. It award annually the Fred W. Rigg Award. Okay, so award for the outstanding contribution in the field of comparative public administration. It was also started the practice of bringing the SICA occasional paper on the pattern adopted earlier by the CAG. So these all the factors that are responsible, these 7 factors we just read. Okay, just read that all 7 factors are responsible or the responsible for the evaluation of the comparative public administration that we are going to study now. Okay, in detail. So now current status. As per the 2021, the discipline of comparative public administration is characterized by following institution initiative. The subject of comparative public administration is taught in a large number of foreign and Indian universities and colleges at the undergraduate and पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. तो देखिए अभी जो फॉलोइंग, क्योंकि अभी क्या हुआ 2011 से इसके ऊपर काफ़ी अभी स्टडी करना शुरू हो गया, क्योंकि ये एज अ डिसिप्लिन टाइप एक सब्जेक्ट की तरह अभी सामने आया है. इसलिए इसकी इंडिया के अंदर भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे कॉलेज में इसको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है अलग अलग कॉलेज के अंदर. ऑलमोस्ट ऑल जर्नल्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आर्टिकल ऑन कंपेरेटिव administrative system. Okay, so the this institution of the ASPA is vigorously strengthening research, communication, teaching in comparative public administration. So however, the number of books on subject is scarce and very few PhD these are being written on comparative aspect of administration in developing countries including India. So the need is given to further flip to the discipline. अभी हमें आगे इसके ऊपर काफ़ी स्टडी करने की ज़रूरत है मेनली. ओके, सो ये सभी फैक्टर है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, अ कंपेरेटिव फॉर द स्टडी ऑफ द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो इस तरह से इवैल्यूएशन हुआ है एक कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन का. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एग्जाम पॉइंट यू भी ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. हाउ द इवैल्यूएशन ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, ठीक, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द सेकंड टॉपिक दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.